खाना है तो वो क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। अगर सेल को पीना है कुछ तो पिनोसाइटोसिस करेगा। और अगर सेल को कुछ बाहर निकालना है, वोमिट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी वर्ल्ड। आई एम शिवम कुमार, नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम करता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसका स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडिफिकेशंस है और उसमें से जो जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, जो जो अपेंडेजेस निकले हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। वो किसी भी चीज़ को फ्रीली परमिएट नहीं करता है, वो चुन चुन कर किसी भी चीज़ को सेल के अंदर या बाहर जाने देगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल चला आएगा और कोई भी मॉलिक्यूल चला जाएगा, सबके लिए सिलेक्शन करता है ये। इसीलिए इसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। इसको सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे चीज़ों को पास नहीं करता है। सेलेक्टिवली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चुन चुन कर चीज़ों को सिलेक्ट करके सेल के बाहर या अंदर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो करता क्या है, विच रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड ईसीएफ। ईसीएफ क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जैसे कि क्या होता है कि ये मान लिया सेल है, ये सब सेल है, तो सेल के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ईसीएफ। तो ईसीएफ और सेल के बीच में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही काम है कि वो रेगुलेट करता है मटेरियल का एक्सचेंज होने में। कहाँ से कहाँ, ईसीएफ से सेल में या फिर सेल से ईसीएफ में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सचेंज मटेरियल बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस है जिसके मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मटेरियल को रेगुलेट करने में हेल्प लेता है। अब कैसे करता है, वो कौन सा प्रोसेस है, तो पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलेंगे जिसमें कोई एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलेंगे जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको सबसे पहले तीन तरह का देखने को मिल सकता है। पहला है डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर ऑस्मोसिस। तो तीन तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। अब हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन मीन्स क्या, डिफ्यूजन जनरली गैसेस का होता है। गैस किसी छेद से होकर पास होता है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि मान लिया ये कोई दीवार है, इसमें ये कोई डब्बा है, इसमें गैस भरा हुआ है और इस डब्बे में छोटा सा पोर है, छेद है, तो ये गैस बाहर निकलने लगेगा। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। या फिर डिफ्यूजन से कोई भी गैस दूसरे गैस में मिल सकता है। जैसे कि अगरबत्ती का जो सुगंध होता है वो पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन सेल में डिफ्यूजन कैसे होता है, सेल में डिफ्यूजन किस चीज़ का होता है, O2 CO2 गैस एक्सचेंज जब होता है उस समय जो हमारे लंग्स में एल्व्यूलाई है
वहाँ पर जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसमें डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली गैसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक तरह का फोर्स है जो कि अमाउंट का डिफरेंस के कारण जनरेट होता है। जैसे कि कोई गैस इधर, ये दीवार है, कोई गैस इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो गैस अगर इस दीवार में छेद है तो गैस इधर से इधर जाने रहेगा, मतलब ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट फोर्स। तो कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है कि हाई से लो जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। और अगेंस्ट अगर लिखा रहेगा तो अगेंस्ट मीन्स लो टू हाई जाएगा। तो डिफ्यूजन बस इतना ही है, गैस का एक्सचेंज होगा, इसमें किसी मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब दूसरे टाइप का जो डिफ्यूजन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर होता है, लिपिड का बाइलेयर का बना होता है। इस तरह का बना होता है। और हम लोग जानते हैं इसका हेड जो होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। और टेल जो होता है, ये वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू पोलर मॉलिक्यूल को जाने में प्रॉब्लम होता है। ये जो नॉन पोलर साइड है मेम्ब्रेन का, उसके थ्रू पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाता है। उसको पास करने के लिए इसमें स्पेशल टाइप का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, प्रोटीन चैनल्स। वो प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं? पोलर मॉलिक्यूल को इजीली पास करा देते हैं। तो वैसा डिफ्यूजन जिसमें किसी प्रोटीन चैनल का हेल्प लेना पड़े हो रहा है, ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल इधर ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कम होगा तो वो आएगा बाहर से अंदर की ओर। ठीक है। तो ये क्या हुआ? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि बाहर ज़्यादा था और अंदर कम था तो हाई से लो की ओर अपने आप आने लगेगा। लेकिन आएगा कब? जब प्रोटीन चैनल काम करेगा। प्रोटीन चैनल की मदद से जब आ रहा है तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। ये नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं है। नॉर्मल डिफ्यूजन में ये प्रोटीन का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है। अब तीसरा काम है सेल मेम्ब्रेन का ओस्मोसिस करना। ओस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जो बिना सेल मेम्ब्रेन का उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। सेल ओस्मोसिस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट किसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तब उसको बोलेंगे ओस्मोसिस। और साथ ही साथ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, ये तीनों प्रोसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है। तो जो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा। क्योंकि नॉर्मली कोई भी चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, अगर अपने आप हो रहा है तो। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर। ओस्मोसिस में भी ऐसा ही होता है कि वाटर जो है, मान लिया
ये वाटर है, ये कंटेनर है एक, इसमें वाटर भर दिए और बीच में क्या लगा दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है और इसमें वाटर भर दिया गया है। अब इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी मिला हुआ है। मान लेते इधर 10 ग्राम NaCl मिला दिए और इधर 5 ग्राम NaCl, तो कंसंट्रेशन इधर का बढ़ गया, यानी कि इधर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा आ गया और इधर सॉल्यूट पार्टिकल कम है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल कम है तो वाटर ज़्यादा होगा और इधर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है तो वाटर कम होगा। भले ही सेम साइज का है लेकिन इधर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वाटर कम होगा और NaCl इधर कम है, सॉलिड पार्टिकल इधर कम है तो वाटर इधर ज़्यादा होगा। तो वाटर पोटेंशियल, इधर वाटर ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जिधर वाटर ज़्यादा होता है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और इधर वाटर कम है तो इधर वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो ऑस्मोसिस में वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है, यानी कि इधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और इधर वाटर पोटेंशियल कम है तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन की ओर होगा। ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इस डायरेक्शन के ओर होगा। और वही अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात करें तो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, इधर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, इधर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, तो ऑस्मोसिस इधर ही होगा। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को दो तरह से बोल सकते हैं कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होगा ऑस्मोसिस, या फिर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर होगा। तो ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि सेल, ये सेल है, सेल में अभी तक कोई मटेरियल बाहर ज्यादा था और अंदर कम था, तो ये मटेरियल इजीली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो जाता था, इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का यूज होगा। क्यों एनर्जी का यूज होगा, क्योंकि अब जो है मटेरियल जो है वो बाहर कम है और अंदर बहुत ज्यादा है। अंदर मटेरियल सेल के ज्यादा है लेकिन बाहर कम है। अब कम से ज्यादा की ओर भेजना है, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो उल्टा तो अपने आप होगा नहीं, उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो जिस ट्रांसपोर्ट में मटेरियल का एक्सचेंज एनर्जी के माध्यम से होता है, एनर्जी देने पर होता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, मतलब उसके उल्टा डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप आपको नर्व सेल और मसल में देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि एक एटीपी का यूज होता है 3 Na+ बाहर निकालने के लिए और 2 K+ अंदर करने के लिए। जैसे कि ये मान सकते हैं ये एक्सॉन है नर्व सेल का और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर बड़ा बना देते हैं, तो यहां पर
2k प्लस जो है वो अंदर आएगा तो बाहर कितना जाएगा 3Na प्लस। इस तरह से एक्सचेंज होता है। तो इस तरह का जो एक्सचेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस पंप के बारे में डिटेल हम लोग नर्व सेल जब पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इन नर्व सेल। अब हम लोग समझ चुके हैं कि सेल में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो तो इजीली फिजिकल प्रोसेस के थ्रू पास हो सकते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। वो सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड पार्टिकल भी हो सकता है। वो सब मटेरियल किस तरीके से सेल के अंदर आते हैं या फिर सेल के बाहर जाते हैं, उस चीज को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू लार्ज पार्टिकल सेल के बाहर जाता है या अंदर आता है उसमें क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच लार्ज लिक्विड और सॉलिड मटेरियल टेकन इनसाइड द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इंडोसाइटोसिस क्या है? जैसे कि ये सेल है, अब सेल है तो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अब बाहर कुछ मटेरियल है लार्ज साइड का, अब ये सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है या फिर लिक्विड पार्टिकल भी हो सकता है। तो इसको हमको अंदर लेना है, तो क्या करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन होगा, सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा मॉडिफाई होगा। क्या होगा, सेल के पास आएगा, ये बनेगा। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको घेर लेगा, घेरने के बाद ये अंदर चला आएगा फूड मटेरियल। वैसे ही यहां पर जो लिक्विड मटेरियल है ये भी पास आएगा और यहां से इसे मुड़ेगा, इसमें भर जाएगा ये लिक्विड और ये फिर यहां अंदर चला आएगा। इस तरीके से इंडोसाइटोसिस होता है, चाहे तो वो फूड मटेरियल का हो सकता है या फिर लिक्विड मटेरियल का हो सकता है। तो दो तरह से हो सकता है इंडोसाइटोसिस, या तो पिनोसाइटोसिस होगा या फिर फैगोसाइटोसिस होगा। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, सेल ड्रिंकिंग। अगर सेल को पानी पीना है, कुछ लिक्विड लेना है, तो क्या कौन सा प्रोसेस होगा उसको, पिनोसाइटोसिस। याद रखना, पीने से, पीना मतलब क्या है, पानी ही पी सकते हैं। तो लिक्विड मटेरियल जब लिक्विड मटेरियल सेल अंदर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, लिक्विड इनटेक। और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पिनोसोम बोलते हैं। कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ये सेल है, यहां पर लिक्विड मटेरियल है, इसको अंदर लेना है, तो सेल क्या करेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा और यहां पर भर जाएगा लिक्विड और अंदर इसको ले लेगा, फिर से ये बंद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। अगर यही यहां पर अगर कोई सॉलिड पार्टिकल होगा, कोई फूड मटेरियल होगा, तो वो अगर अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो पार्टिकल होगा वो एसेंशियल होगा, यूजफुल होगा सेल के लिए। कभी कभी जो यूजफुल फालतू मटेरियल है जो जमा हुआ है उसको भी ये खा जाता है सेल, जैसे कि मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करता है, अगर बॉडी के अंदर कहीं पे कोई बैक्टीरिया दिख जाए या फिर कोई भी
पैथोजेनिक पार्टिकल दिख जाए, उसको क्या करेगा वो खा जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? सेल ईटिंग लार्ज साइज पार्टिकल इनटेक बाय फैगोसोम। अगर सॉलिड पार्टिकल अंदर आएगा, इसमें सॉलिड पार्टिकल भरा है तो उसको क्या बोल देंगे? फैगोसोम। अगर अंदर लिक्विड पार्टिकल है तो उसको क्या बोल देंगे? पिनोसोम। यानी कि पिनोसाइटोसिस जो है पिनोसोम के थ्रू होगा और फैगोसाइटोसिस जो है फैगोसोम के थ्रू होगा। और इसमें कौन मदद कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन ही। सेल मेम्ब्रेन ही मॉडिफाइड होकर ये वेसिकल टाइप का बना रहा है। अब सेल को बाहर कुछ फेंकना है। जैसे सेल में बहुत सारा काम चल रहा है तो बहुत सारे अनडिजायरेबल मटेरियल भी बनते होंगे, तो उस मटेरियल को उसको बाहर करना है। मान लीजिए ये सेल है, सेल में ये कुछ डेब्रिज पड़ा हुआ है, फालतू पार्टिकल जिसका यूज नहीं है सेल, तो ये क्या करेगा? ये बाहर आएगा, यहां पर आ गया। अब इसको सेल मेम्ब्रेन घेर लेगा ऐसे, और फिर ये बाहर चला जाएगा। इस तरीके से एक्सोसाइटोसिस होगा, यानी कि कुछ पार्टिकल जो है अनडिजायरेबल मटेरियल वो सेल बाहर फेंक रहा है। इसको सेल वोमिटिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि सेल उल्टी कर रहा है। ईफैगी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सपेलिंग आउट लार्ज साइज पार्टिकल फ्रॉम द सेल। सेल से बाहर एक्सपेल आउट हो रहा है जो भी अनडिजायरेबल मटेरियल है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेल को अगर खाना है तो वो क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस करेगा। अगर सेल को पीना है कुछ तो पिनोसाइटोसिस करेगा। और अगर सेल को कुछ बाहर निकालना है, वोमिट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। यानी कि अंदर आने का जो प्रोसेस है उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, और बाहर जाने का जो प्रोसेस है वो एक्सोसाइटोसिस होगा। और ये दोनों में सेल मेम्ब्रेन एक अच्छा रोल निभाता है। बिना सेल मेम्ब्रेन के ये पॉसिबल नहीं था। लार्ज साइज पार्टिकल अंदर या बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या है? ये भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैसा होगा? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डायलाइसिस। उम्मीद है सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।